सीतापुर गांव में रहती थी एक चुड़ैल, लेकिन इस बात से गांव के लोग अनजान थे। जब तक पूरे गांव की एक एक औरत के गहने मेरे पास नहीं आ जाते, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे लोगों को गायब भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ गांव की औरतें बात कर रही थी। अरे सुन रही हो, ये देखो, मैंने कल ही नया हार बनवाया है सोने का, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है ना। पहले तुम पहनो, फिर शादी में अपनी होने वाली बहू को दे देना। और क्या, सोने चांदी का यही तो फायदा है, जितना पुराना उतना महंगा। लेकिन एक एक पैसा बचाकर ये लेना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तभी वहां पहली का पति आ जाता है। गांव में एक औरत के घर के सोने के सारे गहने चोरी हो गए। लोग बातें बना रहे कि गांव में कोई चोर घुस आया है जो घर की कोई चीज को हाथ नहीं लगाता, पर सिर्फ सोने के गहनों को ही चुराता है। अब तुम ना अपने ये गहने संभाल कर रखना। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। दूसरी तरफ गांव के ही एक घर में रंजना रहती थी। उसके पति का गांव में चाउमीन का ठेला था। एक दिन उसके घर में एक औरत आती है। अरे रंजना, तू गांव में नहीं है तो सोचा तुम्हें बता दूं। गांव में बात चल रही है कि गांव में एक चोर घुस आया है जो घरों के सोने के गहने चुरा लेता है। अरे मैं तो सिर्फ ये कान की छोटी सी बाली ही सोने की पहनती हूँ, बाकी गहने तो मैंने गांव के बैंक में लाकर रखे हैं। ये क्या होता है? ना बाबा ना, हमारे गांव की औरतें तो गहने अपने पास ही रखती है। जब कहीं जाना हो तो बस अलमारी से गहने निकालो और पहन लो। दूसरी तरफ एक औरत हाथ में टोटके वाली छोटी सी गुड़िया लेकर घर में चली आती है। अरे कोई है? घर की औरत है क्या? क्या है ये गुड़िया? ये कोई ऐसी वैसी गुड़िया नहीं है, ये जादुई गुड़िया है। इसको घर की अलमारी में रखना। अगर तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नजर होगी तो रात भर में ये पतली सी गुड़िया मोटी हो जाएगी। मैं कल आकर ये गुड़िया ले जाऊंगी और तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर छूट जाएगी, समझी? अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की गुड़िया है, दे दो। कितने की है एक? अरे नहीं नहीं नहीं, ये फ्री की है। मेरा काम इस पूरे गांव को बुरी नजर से दूर रखने का है। हाँ। भली औरत उसके हाथ से वो गुड़िया लेकर अलमारी में रख देती है। लेकिन अगली सुबह जब वो उस गुड़िया को देखती है तो पतली सी गुड़िया मोटी हो चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या? किसने मेरे घर को बुरी नजर से बांध रखा था? तभी वो गुड़िया वाली भी आ जाती है। मैंने कहा था ना, घर पर बहुत ज्यादा बुरी नजर है, लाओ ये गुड़िया मुझे दे दो। औरत वो गुड़िया उठाकर उसे दे देती है। गुड़िया हाथ में आते ही वो औरत उसे लेकर सीधे गांव के बाहर की खाली हवेली में चली जाती है और साधारण औरत से चुड़ैल बन जाती है। अरे पगली, गांव वाली इस गुड़िया के पेट में तेरे घर के सारे गहने हैं। इतना बोलकर वो गुड़िया को फाड़ देती है और सारे गहने निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, मेरे घर के सारे गहने चोरी हो गए। उस औरत के घर के आसपास लोगों का जमावड़ा हो जाता है और लोग बातें करने लगते हैं। लो जी, ये भी घर गया। पता नहीं कौन चोर है जो इतनी होशियारी से गहने चुरा लेता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। लोग तो घर से कहीं जाते भी नहीं है, न ताला लगे न घर खाली हो, फिर भी रातों रात गहने चोरी हो जाते हैं। अरे हम तो कहते हैं लोगों को बारी बारी चौकीदारी करनी चाहिए, चोर को तो पूरे गांव वाले मिलकर पकड़ ही लेंगे। लोग बारी बारी घरों की चौकीदारी भी करते हैं, लेकिन चोरी होने का सिलसिला रुकता ही नहीं। फिर एक दिन रंजना के पड़ोस से भी रोने की आवाज आती है। अरे आज ही घर की बुरी नजर उतरी और आज ही सारे गहने भी चोरी हो गए। कैसी बुरी नजर? क्या हुआ था? तभी वहां उस औरत का पति भी आ जाता है जिसके घर में गहनों की चोरी हुई थी। हाँ, मेरी बीवी ने भी किसी गुड़िया को घर में बुरी नजर उतारने के लिए रखा था, लेकिन अगले दिन गहने चोरी हो गए।
अब रंजना को कुछ कुछ बात समझ में आ जाती है। वो गांव वालों से कहती है, देखिए अब आप लोग चिंता ना करें, जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। उस नजर उतारने वाली गुड़िया को आज मेरे घर कोई भेज देना। फिर क्या था, चुड़ैल को लोग रंजना के घर भेजते हैं। पहली बार देखा है कोई खुद लुटने को तैयार बैठा है। तो तू है जिसे घर की बुरी नजर उतारनी है? ये ले गुड़िया, ये सुबह तक मोटी हो गई तो समझो तुमको और तुम्हारे घर वालों को नजर लगी है। हाँ हाँ, मैंने काफी सुना है। तुम ये गुड़िया मेरे घर छोड़ देना। अरे क्यों नहीं, कल सुबह आऊंगी जब गुड़िया तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर लेकर मोटी हो जाएगी, ठीक है? अब क्या था, रात को रंजना ने पूरी नजर गुड़िया पर रखी। वो अपने पति और गांव के कुछ लोगों को घर की खिड़की से घर के अंदर नजर रखने को कह देती है, और फिर जो नजारा सब देखते हैं वो हैरान करने वाला होता है। गुड़िया धीरे से अलमारी खोलकर बाहर आती है। अलमारी के सारे गहने लेकर घर में जहां जहां गहने होते हैं वो लेकर अपने मुंह से खा जाती है। वो जितने गहने खाती उतनी ही मोटी हो जाती और फिर अलमारी में बंद हो जाती है। गांव वाले डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब वो औरत गुड़िया लेने आती है, रंजना उसका सामना करती है। ये देखो, गुड़िया कितनी मोटी हो गई है, लगता है मेरे घर में बहुत लोगों की नजर लगी है। लाला, ये गुड़िया मुझे दे दे। अरे बहुत कीमती गुड़िया है ये। तेरे घर की सारी बुरी नजर मैं गांव के बाहर वाली हवेली में फेंक आती हूँ। शाम को फिर लोगों के घर इसे लेकर जाना है ना, इसमें तो मेरी जान बसती है, जान। रंजना गुड़िया को चुड़ैल की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन फिर वापस ले लेती है और गुड़िया के हाथ मोड़ देती है। जैसे ही गुड़िया के हाथ मोड़ती है, चुड़ैल का हाथ भी मुड़ जाता है। अच्छा, तो ये वो गुड़िया है जिसमें तुम्हारी जान बसती है। अब सुन चुड़ैल, तेरी सारी हकीकत सबके सामने आ गई है। या तो गांव वालों के गहने लौटा दे, नहीं तो मैं इस गुड़िया की गर्दन मोड़ दूंगी। चुड़ैल डर जाती है। अरे नहीं नहीं, मेरी गुड़िया दे दो, मैं सबके गहने वापस कर दूंगी। ठीक है, अब भी जा और सबके सारे गहने वापस कर। चल निकल यहां से। चुड़ैल सबके गहने लौटा कर रंजना के पास आती है। ला दे मेरी गुड़िया रंजना, इसके अंदर के गहने निकाल ले, लेकिन ये गुड़िया वापस दे दे। लेकिन रंजना जानती थी कि जैसे ही गुड़िया चुड़ैल को देगी उसकी शक्ति वापस आ जाएगी। चुड़ैल, तू तो चुड़ैल ही रहेगी, ये मैं जानती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी, वादा करती हूँ मैं। लेकिन रंजना उसकी एक बात नहीं सुनती और गुड़िया का सर उसके शरीर से अलग कर देती है। चुड़ैल सर अलग होती ही गायब हो जाती है। गांव वाले रंजना के साहस और बुद्धि की खूब प्रशंसा करते हैं। सास ने पकड़ ली थी नवरात्रि के उपवास रखने की जिद। 9 माताओं के लिए 9 दिन व्रत रखूंगी। मैया की भक्ति में शक्ति है, मैया हमारे परिवार को अपना आशीर्वाद जरूर देंगी। लेकिन अपना शरीर तो देखिए माँ जी, आपका एक पाँव घर में रहता है और एक पाँव डॉक्टर के यहाँ। फिर से बीमार हो गई तो जय माता दी के साथ राम नाम सत्य भी। अरे राम राम राम, कैसी बातें कर रही हो बहू। राम नाम सत्य हो मेरे दुश्मनों का, मुझे व्रत रखने से मत रोको बहू, वरना देवी माँ नाराज हो जाएंगी। नहीं, तुम्हारी सासु माँ नाराज हो जाएंगी। अरे पर माँ, भूखे क्यों रहना है? देवी माँ थोड़ी ना चाहती होंगी कि उनके भक्त भूखे रहें। और आपकी तो सारी मनोकामना पूरी हो चुकी है ना माँ। लालच है बेटा, लालच बुढ़ापे में भी खत्म नहीं होती। अरे तुम चुप करो जी, तुम्हारी भी उम्र है भक्ति भाव करने की, ज्यादा बड़बड़ की ना तो तुमसे भी उपवास रखवा लूंगी। हाँ, अरे रौद्र रूप क्यों धारण कर रही हो मेरी माँ, रख लो व्रत। ठीक है माँ, बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अरे उसकी चिंता तुम मत करो बेटा, मैंने टीवी पे देख लिया है कि व्रत में क्या क्या खाने से शरीर में कमजोरी नहीं होती। अच्छा ही है, वरना ऐसा ना हो कि 9 दिन के बाद तुम मैया के द्वार की जगह सीधा हरिद्वार। अरे तुम मुझे हरिद्वार क्यों भेजना चाहते हो?
क्योंकि अब तुम्हें मायके तो भेजने से रहा। बाबूजी, क्यों माँ को परेशान करते रहते हो? अच्छा माँ, ये बता दो कि आपको व्रत में खाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? सास के सामने सब हार जाते हैं। माँ के कहे सामान को बेटा लेकर आता है। नवरात्रि का पहला दिन है। नाश्ता कर लो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मेरा व्रत से ध्यान भंग मत करो। अच्छा ठीक है ठीक है, भूख लगेगी तो मेरी तरफ मत देखना, आई बड़ी। तुम कोई खाना हो जो तुमको देखूंगी, आए बड़े। माँ जी, ये लीजिए आपका फरियाली मिक्सचर, इससे व्रत नहीं टूटेगा। अरे इतना सा, दिन भर भूखी रहने वाली हूँ, थोड़ा तो और ला दे। पर ये सब तो सपोर्ट के लिए होता है ना माँ जी, पेट भर के थोड़ी ना खाना होता है। करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ जो कुछ ना खाऊं पीऊं। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम इतने सारे व्रत रखती हो तो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखती? अरे जुबान पे तुम्हारा नाम न रखूं, व्रत क्या खाक रखूंगी तुम्हारे लिए। माँ के कहने पर बहू और भी फरियाली ले आती है, जिसे खाकर माँ डकार मारती है। इतनी जोर से डकारोगी तो दुर्गा मैया भी डर जाएंगी। तुमने तो उनके शेर से भी तेज आवाज निकाल दी। अरे शेर के जैसा पंजाबी मारती हूं मैं, देखना चाहोगे? तुम्हें पता है ना, व्रत रखते समय हिंसा वाली बातों से, विचारों से और बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। सही कहा, बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए तो तुमसे दूर जा रही हूं, दूसरे कमरे में। सास ने कई सारी ऐसी चीजें खाई जिनसे व्रत ना टूटे। बहू, सब्र का फल मीठा होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मुझे शाम तक फल नहीं खाने देगी। माँ जी, 1 घंटे पहले ही तो आपने इतना सारा। अरे एक खाता ही बना ले, उसमें लिखा करे कि मैंने कितना खाया, कितना पानी पिया। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी फल लेकर आती हूँ। जोर से बोलो। नहीं माँ जी, मैं फल लेकर आती हूँ। अरे ये नहीं, जोर से बोलो, जय माता दी। सासू माँ एक साथ बहुत सारे फल खा लेती है। माँ जी, इतनी जोर से मैं डर गई। अरे भक्ति की शक्ति की पुकार है। पुकार नहीं, डकार है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चिप्स और लेकर आना जरा, उससे भी व्रत नहीं टूटता। माँ जी, आज ही सब खत्म हो जाएगा, नाश्ते का ही टाइम है। अरे ठीक है ना बेटा, मैं अब कुछ खाऊंगी ही नहीं, तुझे इतनी तकलीफ है तो। नहीं नहीं माँ जी, मेरा मतलब था कि उपवास में सिर्फ इतना खाना चाहिए जितना शरीर के लिए सही रहे। स्वाद के लिए खाने से तो अच्छा है कि उपवास ही मत रखो। माता जी की कृपा तो वैसे भी बनी ही रहती है। अरे वाह बहू वाह, एक ढोलक और हारमोनियम भी लेकर आना और प्रवचन करने लग जा। श्री श्री 108 बहु ईश्वरी माता। माँ जी, मैं आपके लिए चिप्स लेकर आती हूँ। बहू की सही सलाह को भी सास नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर में बहू सास को चिप्स लाकर दे देती है। आलू की चिप्स, आहा मजा आ गया। आलू किसी भी सब्जी में चला जाता है। आलू पनीर, आलू पालक, आलू टमाटर, आलू भिंडी और तो और पराठे में भी चला जाता है। वैसे ही इंसान को भी हर स्थिति में आलू जैसा होना चाहिए। थोड़ी देर में वहां ससुर जी आते हैं। क्या चिप्स खा रही हो? अरे नहीं जी। दिख तो चिप्स ही रही है। अरे तो पूछ क्यों रहे हो? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? उपवास में गुस्सा नहीं करना चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम उपवास करती हो, हमने भी तो किया होगा कभी। नहीं जी नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते। तुम उपवास में भी भेजा खाओगे और भेजा खाने से उपवास टूट जाता है। अच्छा थोड़ी सी चिप्स मुझे दे दो, मन ललचा रहा है। नहीं, उपवास के लिए है। तुम अपना खाना खा लेना जो भी बने। पूरा दिन सास कुछ ना कुछ खाती रहती है। जैसे ही रात होती है,
बस उपवास हो गया, अब मैं खाना खाऊंगी। जो दिन भर से खा रही थी उसको क्या बोलते हैं? बाबूजी, क्यों माँ को परेशान करते रहते हो? अरे लड़के, तेरी माँ दिन भर से इतना खा चुकी है कि देश में भूखमरी की समस्या इसी की वजह से बढ़ रही है। और खाने की दिक्कत नहीं है, कितना भी खाए लेकिन सेहत इधर उधर होती रहती है। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो तेरी माँ खाने के बाद हाथ धोएगी और तू अपनी माँ से हाथ धो बैठेगा। अरे इत्तू सा तो खाया था, उपवास भी ना तोड़ू क्या? ठीक है, नहीं खा रही बस। अरे बहू, तुम ही बताओ, ये इत्तू सा मतलब कितना खाया है इसने? ना जी ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। खाना दे रहे हो या नहीं, या 9 दिन बिना जल के उपवास रख लूं? देने के लिए धमकी अच्छी है, सुनने में भी डरावनी लग रही है, पर जैसे तुम्हारी जुबान में स्वाद का खून लगा है ना, तुम भूखी नहीं रह पाओगी। मैं कसम खाती हूँ जी। अरे देखो, कसम भी खाओगी तुम। अरे कुछ और दे दो इसको खाने को। ये ले, दाल चावल खा ले बस। डॉक्टर भी कहते थे कि माँ को आए दिन पेट से जुड़ी समस्या रहती है। बस इसी के लिए घर वाले पहले उन्हें उपवास नहीं करने दे रहे थे, लेकिन जब उपवास करने दिया तो माँ ने इतना फरियाली खाया कि घर वालों की चिंता बढ़ा दी। और जैसा कि घर वालों को डर था, अगले दिन उनकी तबीयत खराब भी हो गई। डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अरे जितनी बार आप बीमार होते हो उस हिसाब से तो मुझे एक क्लिनिक आपके घर में ही खोल लेना चाहिए। या फिर क्लिनिक में ही इनका एक अलग कमरा बनवा देते हैं डॉक्टर साहब। बाबूजी, पिताजी, मेरे जनक, क्यों हमेशा मजाक करते रहते हो? डॉक्टर साहब, माँ का पेट खराब है। क्या खाया था? जो मिला, जो दिखा, सब कुछ। अरे बस भी करो जी। बस तो तुमको करना था खाते वक्त। देखिए, खाना अच्छी बात है और उपवास भी आदमी को रखते रहना चाहिए, लेकिन तब जब शरीर लायक हो। पहले दिन ही बीमार हो गई तो 8 दिन कैसे होगा? आप व्रत मत रखो और खाने पीने पे ध्यान दो। मैं गोलियां दे रहा हूँ। आप भी कुछ खाने को ही दे रहे हो? हाँ, इससे जल्दी ठीक हो जाएंगी। समझ गई हैं आप? अब तो ठीक ही होना है ना मुझे। जोर से बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। घर के पास एक बूढ़ा बूढ़ी एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। दोनों एक दूसरे का सहारा थे और किसी तरह अपना पेट पाल रहे थे, लेकिन महंगाई ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। आज सुबह से सिर्फ 2 ग्राहक आए हैं और शाम के 5 बज गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। वो सब कह रहे हैं कि बाजार में मंदी आ गई है, इसीलिए सबकी गिराई नहीं चल रही। अरे बुढ़ापे में पैसों के लिए इतनी मगजमारी करनी पड़ रही है। अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं तो काम धाम हो जाता है, बिस्तर पर आ गए तो पता नहीं कैसे चलेगा। बेटा बेटी सब छोड़ के चले गए हमको, बस गरीबी ने नहीं छोड़ा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, सुनते सुनते हमारी आंखों में अंधेरा छा गया। कल भी बचा हुआ खाना कुत्तों को देना पड़ा था, आज भी यही करना पड़ेगा। रोज की तरह आज भी ग्राहकी नहीं हुई थी। रात को बाबा और अम्मा सड़क किनारे बने अपने ढाबे में ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही एक ग्राहक आ जाता है। बाबा जरा एक चाय और एक कचौरी तो देना। जी भैया, अभी गर्मा गर्म कचौरी तल के दे रहा हूँ। एक ही चाहिए बेटा? आपके साथ आई मैडम जी नहीं खाएंगी क्या? नहीं नहीं, मैं ये सब रोड की चीजें नहीं खाती हूँ, आप इन्हें ही खिला दो। और जल्दी करो ना, रितेश मूवी जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे बाबा, लाल चटनी ज्यादा डालना। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आता और फिर से सारा खाना वेस्ट हो जाता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है और तभी एक दिन एक लड़का वहां अपना मोबाइल लहराते हुए पूछता है,
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज हम हैं किशनगंज के बाबा के ढाबे पर। चलिए देखते हैं कि बाबा क्या क्या बनाते हैं। बाबा, तो आज क्या खास बनाया है आपने? अरे भैया जी, आज ये समोसे बनाए हैं, कितने बांध दूं आपको? हाँ भैया जी, लाल चटनी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, ले लीजिए ना। ये देखिए दोस्तों, समोसे को बांध कर दिखा रहे हैं और ये लाल चटनी को देख के तो मुंह में पानी आ गया। आज तो मजा आ जाएगा, आइए चखते हैं दोस्तों। लड़का समोसा चखते ही तारीफों के पुल बांध देता है। वाह वाह वाह, मजा आ गया, इतना अच्छा समोसा मैंने तो कभी नहीं खाया। आपको यहाँ जरूर आना चाहिए और ये समोसा जरूर खाना चाहिए। और एक चीज, ये देखो, ये रोड साइड पर इनका ढाबा है, इनकी हेल्प तो होनी ही चाहिए। अच्छा, वैसे और क्या क्या बनाते हैं आप? बेटा, पराठे, मैगी सब बनाते हैं। वाह वाह, इतना अच्छा खाना बनाते हो, बहुत भीड़ होती होगी। अरे नहीं बेटा, कोई नहीं आता हमारे ढाबे पे, पैसे पैसे को तरस गए हैं। अरे, आप रो क्यों रही हैं? रोइए मत, क्या हो गया है? अरे बेटा, कुछ बिकता ही नहीं है, आधे भाव में चीजें बेच रहे हैं, प्यार से बना रहे हैं, फिर भी। तो आप दोनों ही हैं? कोई बच्चे बच्चे नहीं है क्या आपके? अरे बेटा, जो है वो हमें छोड़ के कहीं चला गया है, उसके कारण ही हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जो थोड़ा बहुत पैसा हमने इस ढाबे से बनाया था, वो सब लेकर भाग गया था। ओह, देखिए, आप चिंता मत करिए, मैं आपका वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाला हूँ और फिर देखना कितनी जल्दी लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। वो लड़का अपने कैमरा से बाबा के ढाबे का वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पे शेयर कर देता है। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो जाता है और कुछ ही घंटों में वीडियो में दिए अकाउंट में करीब 1 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। लड़का अगले दिन फिर ढाबे पे जाता है। बाबा, आप रोइए मत, पब्लिक ने आपका सारा दुख दूर कर दिया है, आपके खाते में 1 लाख रुपए आ गए हैं। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन भूल जाइए और मजे कीजिए। अरे बेटा, तुम्हारा हम कैसे धन्यवाद करें, तुम्हारे कारण इस दुकान पर आज इतनी भीड़ लगी है, वरना हम दोनों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अरे चुक चुक जियो बेटा, तुमने आज एक गरीब का भला किया है, भगवान तुम्हें बहुत तरक्की देंगे। बाबा की कहानी सोशल मीडिया के बाद टीवी पर भी फेमस हो जाती है और टीवी पर बाबा का बेटा उनकी कहानी देख लेता है और उसकी नजर बाबा के खाते में आए रुपयों पर पड़ती है। 1 लाख रुपया, वो भी एक दिन में? अरे ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों तो करोड़पति हो जाएंगे और मैं ऐसा ही रह जाऊंगा। लगता है यही समय है इनके पास वापस जाने का। 2-3 इमोशनल डायलॉग चिपका दूंगा, दोनों मान जाएंगे। और ये देखकर बाबा का बेटा उनके पास वापस चला जाता है। अब बाबा, मैं आ गया बाबा। अब मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब तो मेरी आंखें खुल गई है बाबा। अरे बेटा, कितना याद करते थे तुझे मेरे लाल, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के अब कहीं मत जाना। अरे नहीं नहीं माँ, तब तो मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं, मुझे माफ कर दीजिए माँ बाबूजी। बाबा काफी नरम दिल के इंसान थे और बेटे के आने की खुशी उनके लिए पैसों से कहीं ज्यादा होती है। वो अपने बेटे को माफ कर देते हैं। बेटा, हम तो कुछ साल में बचेंगे भी या नहीं कोई भरोसा नहीं, लेकिन तू मेहनत करके ये ढाबा चलाना, और इसलिए आज से मैं ये ढाबा और ये पैसे तेरे नाम करता हूँ। अब हमारी तो उम्र हो गई है, अब तू काम करना और हम घर बैठकर खाएंगे। ये कहकर बाबा सारा पैसा अपने बेटे को दे देते हैं और आराम से अपनी पत्नी को लेकर अपने पुराने घर चले जाते हैं। ढाबे पर काफी भीड़ बढ़ती है। कुछ दिन में ही बेटा काफी पैसे कमा लेता है। एक दिन जब व्लॉगर लड़का वहां पहुंचता है तो देखता है ढाबा बंद है। वो बाबा के पास जाता है। अरे बाबा,
आपने अपना ढाबा क्यों बंद कर दिया? ढाबा बंद? नहीं तो। वो लोग वहां जाते हैं तो पड़ोसी बताते हैं कि ढाबा तो पिछले 4 दिन से खुला ही नहीं। बाबा ढाबे को अपने पास रखी चाबी से खोलते हैं तो देखते हैं कि ढाबे में एक बर्तन तक नहीं है। बाबा सर पकड़कर बैठ जाते हैं। हमारे बेटे ने हमें फिर से बर्बाद कर दिया। पर हमारे पास तो वापस बर्तन खरीदने तक के पैसे नहीं है। बर्तन भी बेचकर खा गया होगा नालायक। बाबा आप चिंता मत करो, आप काफी फेमस हो, लोग फिर से आपकी मदद कर देंगे। बस इस बार अपने बेटे को दूर रखना ढाबे से। अब की बार बाबा ढाबे पे एक बोर्ड लगवाते हैं जिस पर लिखा है सिर्फ बाबा का ढाबा। ये सिर्फ क्यों लिखवाया है जी? ताकि अपने बेटे को पता चले कि ये सिर्फ उसके बाबा का है, उसके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। क्या बात हुई? तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है बहू? एकदम सही बोल रही हूँ। अगर आपको मुझसे अपनी इन ऐंठन भरे घुटनों की मालिश करानी है तो मुझे वो देना पड़ेगा जो मैं मांग रही हूँ। एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, सिंपल। बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरानियों की तरह काम करूँ। ये है अमृता और उसकी सास रेखा। अमृता एक नई नवेली बहू है जिसकी शादी कुछ दिनों पहले ही रेखा के बेटे माधव के साथ हुई है। वैसे तो अमृता दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि खून का रंग तो दिखता ही है। बस वही डॉन की बेटी होने का रंग यहाँ अमृता में भी दिख रहा है, जो है रिश्वत लेना। जी हाँ, काम चाहे कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारी अमृता बहू बिना रिश्वत लिए कुछ नहीं करती। चलिए देखते हैं आगे इनके साथ और क्या क्या होता है। रेखा और अमृता को लड़ते देख ससुर प्रेमचंद वहां आता है और कहता है, अरे क्या हुआ? काहे इतना तिल मिला रही हो रेखा? अरे कुछ बोलोगी भी या कानों में हड़ताल हो रखी है तुम दोनों के? देखिए ना पापा जी, माँ जी ने मुझे कहा कि मैं उनके घुटनों की मालिश कर दूं, लेकिन उसके बदले में माँ जी मुझे वो हीरो वाला पुश्तैनी हार देने से इनकार कर रही हैं। क्या? घुटनों की मालिश के लिए हीरो का पुश्तैनी हार कौन मांगता है बहू? पापा जी आपको तो पता ही है ना, आपकी बहू कितनी सयानी है, हर कोई भी काम फ्री में नहीं करती। और अब शेखावत खानदान का आटा तो इतना भी गीला नहीं है कि अपनी बहू को हार ना दे पाए। क्यों माय डियर माँ जी? देखा आपने प्रेमचंद जी, ये अब मुझसे पुश्तैनी हार मांग रही है, कल को पूरा घर मांग लेगी। अरे जा जा, मैं खुद कर लूंगी अपनी मालिश। ठीक है, मुझे क्या। एंजॉय योर मालिश टाइम माँ जी। रात में जब पति महादेव दफ्तर से लौटकर घर आते हैं तभी कमरे में, अमू सुनो ना, मेरा वो लाल रंग का जो शर्ट है ना वो धो दो ना प्लीज। एक्चुअली कल मेरी एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बहुत बड़ी डील का ऑफर है, इसलिए मैं अपनी उस लकी शर्ट को पहनकर जाना चाहता हूँ। अभी धो दो, रात भर में तो सूखी जाएगी, फिर कल अच्छे से कड़क वाली इस्त्री कर देना अपने शुभ शुभ हाथों से। जी नहीं, मैं ये सब ऐसे ही नहीं करने वाली। अगर काम करवाना है तो मेरी एक शर्त है। अरे यार, तुम और तुम्हारी शर्तें, बोलो क्या है? आपको मुझे 10 मनीष मल्होत्रा डिजाइनर की साड़ियां दिलानी होगी। 2 हफ्तों में मेरी स्वीट हार्ट फ्रेंड बिल्लो रानी की शादी है। मैं वहां डिजाइनर साड़ी पहनकर जाऊंगी और सब कुछ जला दूंगी। माधव अपनी बीवी की बात सुनकर हैरान परेशान अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। अरे तुम बीवी हो या आफत? तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया है क्या? देखो इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हारी याददाश्त तो जगह पर है ना माधव, भूल गए? मैं एक डॉन की बेटी हूँ। अगर तुमने मेरे कहे मुताबिक काम नहीं किया तो तुम्हारे लाल शर्ट को दूर ही रखो, मेरे पापा तुम्हें ही लाल कर डालेंगे। ठीक है, चलो अब ज्यादा मत डराओ, तुम्हें जो चाहेगा मिल जाएगा। अब ये डर और रिश्वत का सिलसिला यूं ही चलता रहता है।
और इसी तरह समय बीतता रहता है। एक सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, जहां अमृता सबके सामने एक व्हाइट बोर्ड लाती है जिस पर दिन भर के सारे कामों के रेट लिखे हुए थे। अब ये क्या है? टीचर नहीं बनने का इरादा है क्या तेरा? अगर हाँ तो अफसोस, बेचारे बच्चे, उनका भविष्य तो अंधेरे में है। आप लोग बेकार की बातें बंद कीजिए और आंखें खोलकर ठीक से पढ़िए। क्या लिखा है? ये आज के सारे कामों के रेट्स हैं। आलू पराठे, चाय, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, हलवा, मिठाई, रसोई की सफाई, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, ओखल में मसाले कूटना और माँ जी और पापा जी के अलमारी की सफाई करना। इन सब कामों की कुल मिला के जो रकम बनती है वो है ये 10,000 रुपए, और माँ जी के लेटेस्ट लाए हुए सोने के झुमके भी। अमृता, तुम इंसान हो या हैवान? जरा तो दया करो हम पर। हे राम जी, उठा लो, अब ना देखा जाता ये सब। सच में पता नहीं कौन सा दिन था वो जब ये हमारे घर आई। महादेव, तेरे प्यार ने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया बेटा। दुनिया में बहुत रिश्वतखोर लोग देखे, लेकिन ऐसी रिश्वतखोर बहू पहली बार देख रहा हूँ जो अपने ही परिवार को लूटने में लगी है। बहू, तुझे पता है ना कि ऐसे रिश्वत मांगना गुनाह है। पापा जी, मैं कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ। रिश्वत लेना बाहर की दुनिया में गुनाह है। मैं तो बस अपना हक मांगती हूँ। मेरी रिश्वत रिश्वत नहीं, मेरा शगुन है, नेग है। और वैसे भी मैं एक बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब काम पूरी जिंदगी फ्री में करूँ, आपके चरणों को धोते बैठूं और 24 घंटे आपकी नॉन स्टॉप सेवा करती बैठूं। चलिए छोड़िए, नाश्ता और खाना चाहिए तो बोल दो जल्दी से, वरना मैं चली थिएटर। आज मेरे फेवरेट सलमान की पिक्चर रिलीज हुई है। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। इस बेवकूफ का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद घर में पूजा रखी थी और पूजा में 11 पंडितों का खाना बनाने के लिए कहा जाता है, वो भी नई बहू के हाथों से। देखो अमृता बहू, आज घर में पूजा है, 11 पंडितों को खाना खिलाना है। 56 भोग बना पाओगी? उन्होंने कहा है कि नई बहू के हाथों का खाना ही होना चाहिए, नहीं तो मैं रेखा को ही बोल देता हूँ। ओ कम ऑन पापा जी, खाना तो मैंने फ्री फंड में अपने घर में भी कभी ना बनाया, तो अब आपको क्या लगा कि पूजा का नाम लेकर आप मुझे अपनी झांसी में फंसा लोगे? अरे कल मुही, बस अब बस, पहले सुन भी ले क्या कह रहे हैं हम। तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जितने तोहफे चाहिए, सब ले लेना, बस पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ओहो, ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक है, अब आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि उन 11 पंडितों की 11 पुश्तें भी मेरे खाने के स्वाद को याद रखेंगी। अमृता पंडितों के लिए खाना पकाती है और पूजा संपन्न होने के बाद उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसती भी है, जिस पर खाने का पहला निवाला खाते ही वो क्या भोजन है। हम इतनी जगहों पर जाते हैं, लेकिन इतना अच्छा स्वाद तो काफी मुश्किल से चखने मिलता है। रेखा जी, प्रेमचंद भाई साहब, आप लोग सच में भाग्यवान हो कि आपको इतनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है, जिसके हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा विराजती है। सर्वगुण संपन्न, सबको संपन्न कर देगी यह खूंखार औरत। कुंडली मार कर बैठ गई है मेरे बेचारे बेटे के जीवन में। एक मिनट, अरे ये बात मेरे इस बूढ़े दिमाग में पहले कैसे नहीं आई? इस अमृता की बच्ची को मैं अपने घर से बाहर कैसे निकालूं? इसका उपाय तो पंडित जी के पास जरूर रहेगा। रेखा अगले दिन पंडित जी के पास जाकर उन्हें अमृता के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुन पंडित जी भी परेशान हो जाते हैं। अरे 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 अरे, ऐसी बहू तो 7 जन्मों में भी किसी को नसीब ना हो भगवान। देखिए रेखा जी, आपकी रिश्वतखोर बहू और आपके बेटे की कुंडलियों को जोड़कर देखा है मैंने, लेकिन इसमें तो यही बता रहे हैं कि ये आपके जीवन से कभी नहीं जाने वाली। इसलिए उससे सुधारने के लिए जल्दी आप लोगों को ही कुछ करना होगा, नहीं तो एक दिन वो आप लोगों को कंगाल करके ही दम लेगी।
नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं कुछ करूंगी, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगी मैं। वहीं घर पर अमृता को ये पता चल जाता है कि उसकी सास रेखा पंडित जी के पास उसकी और महादेव की कुंडलियां लेकर गई थी। और इस पर जब रेखा घर लौटती है तब, वाह माँ जी वाह, बहुत ही ज्यादा सयानी निकली आप तो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी और महादेव की कुंडलियां जोड़कर पूजा पाठ और हवन करके भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी बला हूं जो आप सबकी जिंदगियों से अब कभी नहीं टलने वाली। फिर चाहे आप कितने भी टोटके हवन या उपाय कर लें। तो खुद को समझती क्या है रे बदतमीज। तुझसे बात करना तो दूर, मुझे तो तेरी शक्ल देखना भी नहीं पसंद। अब सास बहू के बीच एक अनकहा सा युद्ध छिड़ जाता है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रेखा की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है और उसे सांस लेने में भी काफी दिक्कत और परेशानी महसूस होती है। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तब डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, देखिए, मैंने सारे टेस्ट करके देख लिए हैं और रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक करके ये पता चला है कि रेखा जी को गंभीर दिल की बीमारी है। उनके फेफड़ों में भी काफी सूजन आ गई है। उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, वरना आई एम सॉरी टू से उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये खबर सुनकर प्रेमचंद और माधव दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे ऑपरेशन के लिए? और उसके बाद रेखा पूरी तरह ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ, इस ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो तभी हो सकता है जब ऑपरेशन टाइम से हो पाएगा। और रही बात ऑपरेशन के खर्चे की, तो उसमें तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए तक लग सकते हैं। जहां एक तरह सब रेखा की तबीयत और ऑपरेशन को लेकर परेशान होते हैं, वहीं घर पर रेखा को बिस्तर पर देखकर भी अमृता के अंदर जरा भी दया नहीं आती। ओ माँ जी, ये अपना फालतू का मेलोड्रामा बंद कीजिए ना आप। मुझे पता है आपको मुझे रिश्वत नहीं देनी है और घर के सारे काम मुझसे मुफ्त में करवाने हैं, इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना। सीरियसली अमृता, ऐसे हालात में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? हम यहाँ परेशान हैं कि ऑपरेशन कैसे कराएंगे, बैंक में इतने पैसे भी नहीं है, और तुम माँ को ताने सुना रही हो। अरे अमृता बहू, मैं भला ढोंग क्यों करूंगी? हम 6 से 7 लाख का बंदोबस्त कैसे करेंगे? करेंगे पापा, कैसे भी करेंगे। अमृता, अगर कभी भी जिंदगी में तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है, एक पल के लिए भी सही, तो तुम्हें आज इस परिवार, इस घर की नींव, मेरी माँ को बचाना होगा। हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारी बारी है अपने किए का हिसाब चुकाने की। मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी दिल है। अमृता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर वो अलमारी में से अपनी माँ की तस्वीर को निकालकर अपने सीने से लगाती है और भावुक हो जाती है। माँ, आपके जाने के बाद पापा ने ही मेरा ख्याल रखा, लेकिन उनकी वजह से ही मुझ में काफी बुरी आदतें भी आ गई। शायद मुझे इतना बुरा आपकी गैर मौजूदगी ने ही बनाया। मैंने कभी आपकी लोरी नहीं सुनी, आपकी गोद में नहीं सोई, आपके हाथों से अपने बालों की चंपी नहीं करवाई, क्योंकि वक्त से पहले ही आप मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। लेकिन अब मैंने जितना भी इस घर से लिया है, उतना सूद समेत चुकाने की बारी आ गई है। अब मैं अपने रहते अपने प्यार को भी उसी दर्द से नहीं गुजरने दे सकती जो मैंने आपके नहीं होने से सहा है। अमृता तुरंत ही अपने सारे पैसे और गहने माधव को लौटा देती है और रेखा का ऑपरेशन किया जाता है। रेखा ठीक हो जाती है और जब घर आती है तब अमृता दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी होती है। वेलकम होम माँ जी, आई मिस्ड यू। पता है कितने दिनों से किसी के भी साथ लड़ाई नहीं की थी मैंने, और ना ही किसी से रिश्वत मिली मुझे। क्या? हमें तो लगा था कि तेरी अकल ठिकाने आ गई है, लेकिन तू तो अभी भी जैसी की तैसी ही है। माँ जी, पूरी बात तो सुनिए। हाँ, ये सच है कि मैं रिश्वत लिए बिना नहीं रह सकती लेकिन अब ना मेरी रिश्वत बदल गई है। अब मुझे हर काम के बदले झप्पी, अपनापन, प्यार
और अपनी इस माँ का दुलार चाहिए। ये सब तो हम तुझे भर भर के दे सकते हैं बेटा। पूरा घर एक साथ अमृता को जोर की छप्पी देता है और सब हंसते मुस्कुराते घर के अंदर चले जाते हैं। को मेकअप का बहुत शौक है, बल्कि शौक ही नहीं, निर्मला मेकअप एडिक्टेड है। उसके लिए हर दिन मेकअप कर तैयार रहना बहुत जरूरी है। ओ पति परमेश्वर, मेरा फेस पाउडर कहाँ है? कहीं अपनी भेड़ी शक्ल ठीक करने तो नहीं ले गए? मतलब उस पाउडर से सब यही करते हैं? हैं? मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे भेड़ी शक्ल की बोलते हो? अरे ये तो तुम ही बोल रही हो, मैंने तो पाउडर के लिए बोला था। हाँ हाँ, सब जानती हूँ, मेरी सुंदरता से किलसते हो तुम। उसे मेकअप बोलते हैं। अरे कभी उसके बिना बाहर निकल कर देखो, खुद का बेटा तक पहचानने से मना कर देगा। निर्मला भड़कते हुए आगे कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उसकी बहू माला कमरे में आ जाती है। अरे नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं मम्मी जी, गुस्से से मेकअप की ऐसी तैसी हो जाएगी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ेंगी सो अलग। हाँ सही बोल रही हो, मुझे ना इस बेवकूफ इंसान पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये वैसे भी मेरी खूबसूरत और जवान स्किन से किलसते हैं। अरे वाह, मेरी बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम, लगे रहो। ऐसा बोलकर रमेश हंसते हुए कमरे से बाहर चला जाता है, जहां उसे जतीन हॉल में बैठा मिलता है। पापा, आप क्यों सुबह से ही मम्मी की टांग खिंचाई में लग जाते हैं? मजा आता है बेटा। आज अगर बहू नहीं आती ना तो वार तो फिक्स थी। वैसे तुम यहाँ बैठे क्या गप्पे लड़ा रहे हो? ऑफिस नहीं जाना? ये कहकर रमेश ऑफिस चला जाता है और निर्मला अपना मेकअप पूरा कर सहेलियों से मिलने निकल जाती है। जहां से वो कुछ घंटों बाद घर वापस आती है तो माला उससे कहती है, मम्मी जी, मुझे करवा चौथ के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, क्या आप मेरे साथ मार्केट चलेंगी? अरे ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, अपनी उम्र छोटी करने में पति की लंबी उम्र करना कहाँ याद रहेगा। अब बहू, मुझे ना तुमसे ज्यादा शॉपिंग करनी है, कुछ देर रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे सुबह से सजी धजी घूम रही हो, इसमें भी मार्केट जाने के लिए अलग से क्या तैयार होगी? अरे वो फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी वाला मेकअप था, मार्केट जाने के लिए अलग तैयार होना पड़ता है, तुम नहीं समझोगे। जी ठीक है मम्मी जी, पर थोड़ा जल्दी करना वरना मार्केट बंद हो जाएगी। निर्मला तैयार होने चली जाती है और माला उसका इंतजार करने लगती है। इस बात को पूरा 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन निर्मला कमरे से बाहर नहीं निकल कर आती। मम्मी जी, बहुत लेट हो गया है, प्लीज जल्दी आइए ना। अरे आ रही हूँ, कोई शांति से तैयार भी नहीं होने देता। ये कहते हुए जैसे ही निर्मला कमरे से बाहर निकलती है तो माला और रमेश उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे सिर्फ मार्केट जाने के लिए कपड़े, हेयर स्टाइल, मेकअप सब बदल दिया। अरे आखिर ऐसा कौन करता है? मैं करती हूँ जी। अगर आपके अंदर कोई फैशन सेंस नहीं है ना तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप दोनों इसे बाद में कंटिन्यू कर लेना, अभी बहुत लेट हो रहा है, प्लीज चले। मार्केट पहुंचते ही निर्मला मेकअप की दुकान पर चढ़ जाती है और एक के बाद एक सामान देखने लगती है। मम्मी जी, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे साड़ी खरीदनी है, दुकान बंद हो जाएगी। माला बार बार निर्मला को यही बोलती रहती है, लेकिन वो तो उसकी एक भी नहीं सुनती और देखते ही देखते मार्केट की सब दुकानें बंद हो जाती है। चलो मेरी शॉपिंग तो हो गई। अरे तुम्हें कुछ नहीं खरीदना? बहुत जल्दी याद आया आपको? अब इस मेकअप को लेकर ही घर चलो, मैं कल अकेले आकर खरीद लूंगी। दोनों निर्मला के मेकअप का सामान लेकर घर वापस आ जाती हैं। उन्हीं के साथ साथ जतिन भी घर पहुंच जाता है। अब निर्मला तो अपना मेकअप लेकर कमरे में चली जाती है, लेकिन माला उदास होकर वहीं बैठ जाती है।
अरे शॉपिंग से वापस आई औरत को ऐसे उदास बैठे तो पहली बार देख रहा हूं। क्या हुआ डार्लिंग? माला उन्हें मार्केट में हुई सारी बात बताती है। अब ये ज्यादा हो गया है। मतलब अपने मेकअप के आगे इस औरत को कुछ नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। इसका बस चले तो किसी के मातम पर भी लाली लिपस्टिक लगाए बिना ना जाए। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। इतने सालों में तो कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? अरे साथ दो और देखते जाओ। अब तीनों मिलकर निर्मला को सबक सिखाने की प्लानिंग के साथ कभी उसे मेकअप के साइड इफेक्ट्स वाले वीडियो तो कभी टीवी पर चल रहे मेकअप से हुए स्किन प्रॉब्लम या स्किन कैंसर की न्यूज दिखाने लगते हैं, पर निर्मला पर तो किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। लो, इनके कान पर तो जू तक नहीं रेंगी। प्लान फ्लॉप। अरे अभी नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है। अपने पहले वाले प्लान को आगे बढ़ाते हुए वो सब निर्मला के मेकअप में कभी नमक, कभी मिर्च तो कभी मिट्टी मिलाने लगते हैं, जिससे उसे ये भरोसा हो जाए कि उसकी स्किन पर भी मेकअप के साइड इफेक्ट होने लगे हैं। और एक सुबह रमेश, जतीन, माला, अरे कहाँ गए सब? हाय मर गई मैं, मेरा पूरा मुंह जल रहा है। अरे कोई आओ, बचाओ। क्या हुआ मम्मी जी? अरे पता नहीं, अभी मेकअप करने से पहले तक तो ठीक थी, फिर चिल्लाने लगी। मेकअप, कहीं मेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया या फिर स्किन कैंसर? अरे मेरा मुंह जल रहा है। अरे भगवान, मुझे इससे बचा लो। लाइफ में दोबारा मेकअप का नाम तक नहीं लूंगी। अरे मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। वो लोग दूध से निर्मला का मुंह धोने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद सारी जलन ठीक हो जाती है। मम्मी, ये तो सिर्फ लाल मिर्च थी, पर आपको भी पता है कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। और अगर आपने मेकअप में डूबना नहीं छोड़ा तो फिर स्किन के साथ क्या होगा वो तो आप भी जानती हैं। अरे तौबा मेरी, कैसा मेकअप! नेहा और मयंक एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों के परिवार शादी के खिलाफ थे, तो दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया और फिर दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। माँ, मैंने नेहा से शादी कर ली है। शादी कर ली है? कहाँ, कैसे? हमने तो देखी नहीं शादी। माँ, हम लोगों ने भागकर शादी की है। अच्छा जी, तो ये लड़की घर से भागी हुई है और अब मेरे घर की बहू बनेगी। अरे ना जी ना, मैं ऐसी लड़की को कभी अपने घर की बहू ना बनाऊं जो भागकर शादी करती है। अरे मोहल्ले, आसपास सब जगह इज्जत है हमारी। माँ, अगर मैं भागी तो मयंक के लिए भागी ना, और मयंक और मैं स्कूल के समय से प्यार करते हैं, इसमें गलत क्या है? तभी नेहा को ढूंढते उसके मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं। दोनों के गले में वरमाला देखकर नेहा की माँ बोल पड़ती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? वो जोर जोर से रोने लगती है। नेहा, तेरे लिए हमने इतना अच्छा रिश्ता पक्का किया था। मयंक में क्या है? अरे ना तो कमाता है, ऊपर से नशा भी करता है। अरे क्यों शादी की तूने इससे? तू तो हमारी इकलौती बेटी है बेटा। अरे देखिए बहन जी, मेरे बेटे के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम नहीं आए थे आपकी बेटी का हाथ मांगने। अरे कुछ नहीं करता तो कोई भूखे नहीं मार देंगे आपकी बेटी को। देखिए कितना बड़ा घर है हमारा, और भगवान की दुआ से दूध दही की नदियां बहती हैं। जैसे तैसे कर लोगों के सामने अरेंज्ड मैरिज दिखा घर वाले दोनों की शादी की पार्टी भी दे देते हैं। पार्टी में बुआ सास, अरे भाग कर शादी कर ली थी दोनों ने। लड़की को देखो, शक्ल से तो चालाक लग रही है। क्या? अरे पर रीटा बहन तो बोल रही थी कि दोनों की अरेंज्ड मैरिज है। तभी चाची कहती है, अरेंज्ड? अरे रीटा, अरेंज्ड करती तो कैसे इतने बड़े घर की लड़की लाती? लड़के में है क्या?
अरे सिर्फ दिखता अच्छा है ना, पर ना कमाता ना धमाता, उल्टा नशा अलग से करता है। अरे पता नहीं भागी हुई लड़कियां किसी घर में टिकती भी है कि नहीं। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन, अरे रीटा, हम लोगों को 2 दिनों के लिए पंजाब जाना पड़ेगा। मेरी बहन यानी कि तुम्हारी ननद की बेटी की शादी जो है। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन घर किसके भरोसे छोड़ दें? आजकल तो घर बंद रखना सेफ नहीं है। अरे माँ, टेंशन क्यों लेती हो? मैं और नेहा तो घर पर ही रहेंगे ना। अरे हाँ हाँ, तू तो मेरा बेटा है, लेकिन सच कहूँ मुझे इस लड़की पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। अरे माँ, नेहा तुम्हारी बहू है। बहू? अरे जो लड़की भाग कर शादी कर सकती है वो घर पर चोरी भी तो कर सकती है। मयंक को माँ की बात का बड़ा बुरा लगता है। वो नेहा की तरफ देखता है जिसकी आंख में आंसू भरे होते हैं। माँ जी, आप अपनी अलमारी में ताला लगा लो। हाँ हाँ, तो वो तो लगा ही दूंगी, लेकिन कहीं तू घर का बाकी का सामान भी। अरे भाई, भागी हुई लड़की का क्या भरोसा। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन नेहा घर के बाहर गार्डन में पेड़ों को पानी दे रही थी, तभी पड़ोस की बहू, अरे नेहा, कैसी हो? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम तो दिखती ही नहीं हो। हाँ वो बस घर का काम करने में समय ही नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, शाम को ना मेरे घर आना, बैठकर गप्पे लड़ाएंगे हम। जी जरूर। तभी उस पड़ोसन की सास आ जाती है। अरे बहू, ये किससे बात कर रही है? अरे माँ जी, ये ना शर्मा आंटी की बहू नेहा है, जो मयंक भैया की बीवी है। हाँ हाँ, बस सबको पता है ये कौन है और कैसी है। इससे ज्यादा मेल जोल रखने की कोई जरूरत नहीं है। पता है, भागी हुई लड़की है ये, शादी से पहले भागी थी ये। तभी वहां मयंक आ जाता है। क्या हुआ आंटी जी? अब अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं मयंक बेटा, कैसे हो? बड़े हैंडसम लग रहे हो इस टाइम पर भी घर पर। अरे हाँ हाँ, अच्छा मैं भूल गई थी, तुम वैसे कोई काम धाम करते ही नहीं हो ना। अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। मयंक नेहा के सामने अपनी और उसकी बेइज्जती सुनकर परेशान हो जाता है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन नेहा की माँ उसके घर आती है। अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ? नेहा को लेने आई है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, अब तो नेहा मयंक की बीवी है, मैं तो उसे करवा चौथ देने आई थी। माँ ने सास और नेहा को सोने का सेट दिया, खाने पीने के ढेर सारे सामान देकर कहती है, बहन जी, मैंने ये सब अपनी बेटी की किसी कामकाजी अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लड़के से शादी करने के लिए रखा था, लेकिन नेहा को मयंक पसंद था तो उसकी शादी अच्छे से नहीं कर पाई। अरे बस बस, हम लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरे मयंक ने भी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, वैसे संस्कार तो दिए हैं कम से कम मैंने अपने लड़के को, वरना कौन अपनी बेटी को भागने के संस्कार देता है? आपकी बेटी ने तो भाग कर शादी की है। माँ को सास की बात का काफी बुरा लगता है। वो वहां से चली जाती है। नेहा भी माँ का दिया सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन, अरे नेहा, तेरी माँ ने जो मुझे वो बड़े बड़े सोने के जेवर दिए थे ना, वो वापस कर मुझे। उस दिन तो मैंने कुछ कहा नहीं था, जरा ला कर तो दे, मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। तभी वहां मयंक हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। अरे क्या हो गया, तुझ जैसे निठल्लू की नौकरी लग गई क्या? माँ, तुझे अपने बेटे पर विश्वास नहीं, लेकिन नेहा को मुझ पर पूरा विश्वास है, और अब मैं उसे समाज में सम्मान दिलाकर रहूंगा। सारे गहने बेचकर मैंने अपना कारोबार शुरू किया है। अरे वाह 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 वाह, भागी हुई लड़की का भी कोई सम्मान करता है क्या? देखा, बेच दिया ना गहना। शाम को करवा चौथ की पूजा में सारे अड़ोस पड़ोस के साथ कई औरतें पार्क में पूजा कर रही होती है कि नेहा भी वहां आ जाती है।
नेहा सज धज कर वहां की सभी महिलाओं में सबसे सुंदर लग रही थी। अरे अरे, तुमने भी व्रत रखा है क्या? किसके लिए? जिसके साथ भाग कर आई हो उसके लिए। तभी वहां मयंक आ जाता है। हाँ, जिसके साथ भागी है उसके लिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक औरत होकर एक औरत के साथ ऐसी बातें कर रही हैं। अगर नेहा भागी तो मैं भी तो भागा था। फिर अकेली नेहा क्यों जिम्मेदार हो? वो कम से कम आप लोगों से तो लाख गुना अच्छी है। आप लोगों ने एक अच्छे पैसे कमाने वाले इंसान से शादी की, लेकिन मेरी बीवी ने मुझ जैसे लड़के पर विश्वास कर ना सिर्फ मुझसे शादी की, पर मुझे ठीक राह पर भी लेकर आई। तो हाँ, जितनी नेहा जिम्मेदार है भागी हुई कहलाने को, तो मैं भी भागा हुआ ही हूं। लड़का हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो करूं वो ठीक हो। सभी को मयंक की बात समझ में आ जाती है। वो नेहा को गले लगाकर साथ में पूजा करने लगते हैं। नेहा और मयंक एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों के परिवार शादी के खिलाफ थे, तो दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया और फिर दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। मां, मैंने नेहा से शादी कर ली है। शादी कर ली है? कहाँ? कैसे? हमने तो देखी नहीं शादी। मां, हम लोगों ने भागकर शादी की है। अच्छा जी, तो ये लड़की घर से भागी हुई है और अब मेरे घर की बहू बनेगी। अरे ना जी ना, मैं ऐसी लड़की को कभी अपने घर की बहू ना बनाऊं जो भाग कर शादी करती है। अरे मोहल्ले आसपास सब जगह इज्जत है हमारी। माँ, अगर मैं भागी तो मयंक के लिए भागी ना, और मयंक और मैं स्कूल के समय से प्यार करते हैं, इसमें गलत क्या है? तभी नेहा को ढूंढते उसके मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं। दोनों के गले में वरमाला देखकर नेहा की माँ बोल पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो जोर जोर से रोने लगती है। नेहा, तेरे लिए हमने इतना अच्छा रिश्ता पक्का किया था। मयंक में क्या है? अरे ना तो कमाता है, ऊपर से नशा भी करता है। अरे क्यों शादी की तूने इससे? तू तो हमारी इकलौती बेटी है बेटा। अरे देखिए बहन जी, मेरे बेटे के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम नहीं आए थे आपकी बेटी का हाथ मांगने। अरे कुछ नहीं करता तो कोई भूखे नहीं मार देंगे आपकी बेटी को। देखिए कितना बड़ा घर है हमारा, और भगवान की दुआ से दूध दही की नदियां बहती हैं। जैसे तैसे कर लोगों के सामने अरेंज्ड मैरिज दिखा घर वाले दोनों की शादी की पार्टी भी दे देते हैं। पार्टी में बुआ सास। अरे भाग कर शादी कर ली थी दोनों ने। लड़की को देखो, शक्ल से तो चालाक लग रही है। क्या? अरे पर रीटा बहन तो बोल रही थी कि दोनों की अरेंज्ड मैरिज है। तभी चाची कहती है, अरेंज्ड? अरे रीटा, अरेंज्ड करती तो कैसे इतने बड़े घर की लड़की लाती? लड़के में है क्या? अरे सिर्फ दिखता अच्छा है ना, पर ना कमाता ना धमाता, उल्टा नशा अलग से करता है। अरे पता नहीं भागी हुई लड़कियां किसी घर में टिकती भी है कि नहीं। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन, अरे रीटा, हम लोगों को 2 दिनों के लिए पंजाब जाना पड़ेगा। मेरी बहन यानी कि तुम्हारी ननद की बेटी की शादी जो है। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन घर किसके भरोसे छोड़ दें? आजकल तो घर बंद रखना सेफ नहीं है। अरे माँ, टेंशन क्यों लेती हो? मैं और नेहा तो घर पर ही रहेंगे ना। अरे हाँ हाँ, तू तो मेरा बेटा है, लेकिन सच कहूँ मुझे इस लड़की पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। अरे माँ, नेहा तुम्हारी बहू है। बहू? अरे जो लड़की भाग कर शादी कर सकती है वो घर पर चोरी भी तो कर सकती है। मयंक को माँ की बात का बड़ा बुरा लगता है। वो नेहा की तरफ देखता है जिसकी आंख में आंसू भरे होते हैं। माँ जी,
आप अपनी अलमारी में ताला लगा लो। हाँ हाँ, तो वो तो लगा ही दूंगी, लेकिन कहीं तू घर का बाकी का सामान भी। अरे भाई, भागी हुई लड़की का क्या भरोसा। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन नेहा घर के बाहर गार्डन में पेड़ों को पानी दे रही थी, तभी पड़ोस की बहू, अरे नेहा, कैसी हो? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम तो दिखती ही नहीं हो। हाँ, वो बस घर का काम करने में समय ही नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, शाम को ना मेरे घर आना, बैठकर गप्पे लड़ाएंगे हम। जी जरूर। तभी उस पड़ोसन की सास आ जाती है। अरे बहू, ये किससे बात कर रही है? अरे माँ जी, ये ना शर्मा आंटी की बहू नेहा है, जो मयंक भैया की बीवी है। हाँ हाँ, बस सबको पता है ये कौन है और कैसी है। इससे ज्यादा मेल जोल रखने की कोई जरूरत नहीं है। पता है, भागी हुई लड़की है ये, शादी से पहले भागी थी ये। तभी वहां मयंक आ जाता है। क्या हुआ आंटी जी? अब अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं मयंक बेटा, कैसे हो? बड़े हैंडसम लग रहे हो इस टाइम पर भी घर पर। अरे हाँ हाँ, अच्छा मैं भूल गई थी, तुम वैसे कोई काम धाम करते ही नहीं हो ना। अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। मयंक नेहा के सामने अपनी और उसकी बेइज्जती सुनकर परेशान हो जाता है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन नेहा की माँ उसके घर आती है। अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ? नेहा को लेने आई है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, अब तो नेहा मयंक की बीवी है, मैं तो उसे करवा चौथ देने आई थी। माँ ने सास और नेहा को सोने का सेट दिया, खाने पीने के ढेर सारे सामान देकर कहती है, बहन जी, मैंने ये सब अपनी बेटी की किसी कामकाजी अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लड़के से शादी करने के लिए रखा था, लेकिन नेहा को मयंक पसंद था, तो उसकी शादी अच्छे से नहीं कर पाई। अरे बस बस, हम लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरे मयंक ने भी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, वैसे संस्कार तो दिए हैं कम से कम मैंने अपने लड़के को, वरना कौन अपनी बेटी को भागने के संस्कार देता है? आपकी बेटी ने तो भाग कर शादी की है। माँ को सास की बात का काफी बुरा लगता है, वो वहां से चली जाती है। नेहा भी माँ का दिया सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन, अरे नेहा, तेरी माँ ने जो मुझे वो बड़े बड़े सोने के जेवर दिए थे ना, वो वापस कर मुझे। उस दिन तो मैंने कुछ कहा नहीं था, जरा ला कर तो दे, मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। तभी वहां मयंक हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। अरे क्या हो गया, तुझ जैसे निठल्लू की नौकरी लग गई क्या? माँ, तुझे अपने बेटे पर विश्वास नहीं, लेकिन नेहा को मुझ पर पूरा विश्वास है, और अब मैं उसे समाज में सम्मान दिलाकर रहूंगा। सारे गहने बेचकर मैंने अपना कारोबार शुरू किया है। अरे वाह 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 वाह, भागी हुई लड़की का भी कोई सम्मान करता है क्या? देखा, बेच दिया ना गहना। शाम को करवा चौथ की पूजा में सारे अड़ोस पड़ोस के साथ कई औरतें पार्क में पूजा कर रही होती है कि नेहा भी वहां आ जाती है। नेहा सज धज कर वहां की सभी महिलाओं में सबसे सुंदर लग रही थी। अरे अरे, तुमने भी व्रत रखा है क्या? किसके लिए? जिसके साथ भाग कर आई हो उसके लिए। तभी वहां मयंक आ जाता है। हाँ, जिसके साथ भागी है उसके लिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक औरत होकर एक औरत के साथ ऐसी बातें कर रही हैं। अगर नेहा भागी तो मैं भी तो भागा था, फिर अकेली नेहा क्यों जिम्मेदार हो? वो कम से कम आप लोगों से तो लाख गुना अच्छी है। आप लोगों ने एक अच्छे पैसे कमाने वाले इंसान से शादी की, लेकिन मेरी बीवी ने मुझ जैसे लड़के पर विश्वास कर ना सिर्फ मुझसे शादी की, पर मुझे ठीक राह पर भी लेकर आई। तो हाँ, जितनी नेहा जिम्मेदार है भागी हुई कहलाने को, तो मैं भी भागा हुआ ही हूं, लड़का हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो करूं वो ठीक हो। सभी को मयंक की बात समझ में आ जाती है।
वो नेहा को गले लगाकर साथ में पूजा करने लगते हैं।